नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि 16 महाजनपद को हम पढ़ाने वाले हैं एक ही वीडियो में। और इसमें हम जितने भी कंटेंट हैं इसके वो अलग अलग सारे महाजनपदों को पढ़ेंगे डिटेल से, और साथ में उनकी अवधारणा क्या रही, उद्भव विकास कैसे हुआ, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, वो सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हुए जो प्री और मेंस के पीवाईक्यूज हैं और एमसीक्यूज हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों, चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है, जहां आपको पीसीएस, अदर पीसीएस कोई भी हो, बीपीएससी और बिहार में होने वाला कोई भी बीएसएससी का एग्जाम हो, साथ ही यूपीएससी में जो जीएस का पोर्शन है उसकी प्री और मेंस की तैयारी एक साथ एक ही जगह पे कराया जाता है। आपको पीवाईक्यूज भी रहते हैं प्री और मेंस के लिए, क्योंकि जब आप कंटेंट पढ़ते हो और पीवाईक्यूज जब बना पाते हो, मेंस का कंटेंट लिख पाते हो, तो ऐसा होता है कि एक टॉपिक एक ही जगह पे आपको पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो चलिए, बाद में फिर बात करेंगे, कुछ अभी समय गंवाते नहीं है और सीधे चलते हैं कंटेंट पे क्या पढ़ना है। और आज पढ़ते हैं 16 महाजनपद। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी एवं भौगोलिक स्थिति किस जगह पर ये है उसको यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि एक बार समझ लिए कि महाजनपद, 16 महाजनपद कौन कौन से थे, कहाँ पे थे, राजधानी क्या थी, वो समझ लेंगे आप, तो आपको अंदर फिर चीजें रिलेट करके आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले अवंती की बात करते हैं। तो अवंती मालवा वाला क्षेत्र था और इसकी राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी। ये माहिष्मती वो बाहुबली वाला आप मान सकते हो। तो उज्जैनी माहिष्मती थी, और ये तो प्रद्योत का नाम आ रहा है क्योंकि ये संबंधित है इससे। तो मैं भी जो ये मुख्य तथ्य है इसको अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये कंटेंट में अंदर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम प्रमुख क्षेत्र और राजधानियों को पढ़ लेते हैं। अस्मक जो है उसका नर्मदा और गोदावरी वाला क्षेत्र था। पोटन या पाटन इसकी राजधानी थी। अंग मुंगेर भागलपुर वाला क्षेत्र था, राजधानी चंपा थी। चंपा अभी भागलपुर को ही चंपा कहते थे पहले। कंबोज पामीर वाला क्षेत्र था। हाटक या राजापुर उसकी राजधानी थी। काशी जो वरुणा और असी दो नदियों के बीच में थी, तो वरुणा और असी से ही वाराणसी बनता है, तो वाराणसी इसकी राजधानी थी। कुरु हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र था कुरु, और जो इंद्रप्रस्थ वाला इलाका है, मतलब दिल्ली की बात हो रही है, आप ये समझो कि ये कौरव पांडव वाली बात हो रही है। कौशल अवध क्षेत्र, अयोध्या श्रावस्ती राम जी वाली बात हो रही है। गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र, तक्षशिला राजधानी थी। तक्षशिला मतलब चाणक्य से रिलेट करके आप समझोगे इसको, ज्ञान और व्यापार का केंद्र था। चेदी बुंदेलखंड वाला इलाका। शक्तिमती सुक्तिमती कुछ भी बोले आप, कुछ भी लिखा हो, यही है उसकी राजधानी। वज्जी संघ जो है वो गंगा के उत्तर और नेपाल की तराई वाला क्षेत्र। वैशाली इसकी राजधानी थी, महावीर जी से जोड़ के देखिएगा, भगवान महावीर से। प्रयाग वाला क्षेत्र जो है वो वत्स के अंदर था, तो वत्स प्रयाग वाला क्षेत्र। इलाहाबाद वाला क्षेत्र कौशाम्बी राजधानी थी इसकी। पांचाल गंगा और यमुना दोआब। अहिच्छत्र या कामपिल इसकी राजधानी थी। पांचाली द्रौपदी वाला आप रिलेट कीजिएगा इससे, है ना। मत्स्य राजस्थान वाला क्षेत्र, विराटनगर, विराट जो थे राजा थे इससे आप रिलेट कीजिएगा इसको। मल्ल देवरिया गोरखपुर। कुशीनारा पावापुरी जो आपका गौतम बुद्ध और वो महावीर के जो वो थे आपके निर्वाण प्राप्ति वाला स्थान था, वहां से आप रिलेट कीजिएगा इसको। सुरसेन मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कृष्ण जी से रिलेट कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण से। और मगध दक्षिण बिहार, अब अपने बिहार से रिलेट कीजिए इसको। राजगीर जिसको बोलते हैं, और बाद में वैशाली भी हुआ और पाटलिपुत्र भी राजधानी बनी। तो 16 महाजनपद थे। पहले जो जन थे वो उन्होंने जनपद बनाया, फिर जनपद जब बड़े हुए तो महाजनपद बना। ये आपस में संघर्ष करते थे, और कहते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली था और सबसे इंपॉर्टेंट था। तो मगध के लिए मैंने अलग से बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं बीपीएससी स्पेशल वाले चैनल वाले क्लास में, स्पेशल वाले क्लास में, चैनल तो यही है सेम है। तो आप वहां से मैं वो सब वीडियोस आपका इसमें ऐड कर दूंगा एक दो वीडियो के बाद, आप आराम से पढ़ लेना पूरा। तो मगध में पूरा मौर्य और पूरा आप अच्छे से पढ़ लेना उसमें। और अभी हम जानना चाहते हैं कि 16 जो महाजनपद है उसमें डिटेल से किसकी क्या स्थिति थी, राजनीतिक परिदृश्य क्या था, आर्थिक सांस्कृतिक परिदृश्य क्या था, और फिर आगे करके एक एक महाजनपद को डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि कहीं से कोई भी प्रश्न आ जाए, प्री में मेंस में आ जाए, आप आराम से लिख पाओ। ठीक है, आगे चलो। तो महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उसके उदय का कारण पढ़ लेते हैं। तो पहला है जनजातीय से प्रादेशिक शासन की ओर परिवर्तन हो रहा था। वैदिक पशुपालक समाज धीरे धीरे अस्थायी कृषि समाज में बदला। इस बात को समझिए, जो वैदिक काल था, सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वो नागरिक सभ्यता थी, है ना। वैदिक सभ्यता जब आती है तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल वाली सभ्यता, तो वो जो था वो कृषि और पशुपालन हो गया। तो जब कृषि होता है तो लोग एक जगह बसते हैं, क्योंकि किसान को टाइम लगता है फसल उपजाने में, तो अगर इधर उधर घूमते रहेंगे तो फिर फसल बर्बाद हो जाएगा, सिंचाई करनी पड़ती है, देख रेख करना पड़ता है। तो एक अस्थायी कृषि समाज बन गया।
और यही जो है जो समाज है वो आगे जाके जन बना और जन का रूप बदलकर जनपद हो गया। राजनीतिक पहचान अब केवल गोत्र संबंध, सिर्फ एक कुल और गोत्र की बात ना होके बल्कि क्षेत्र पर आधारित होने लगी। कृषि का विस्तार, लोहे के औजारों के व्यापक प्रयोग से कृषि में वृद्धि हुई। उन्नत कृषि तकनीकों से उत्पादन भी बढ़ा। इससे राज्य बड़ा होता चला गया, तो जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। कृषि अधिशेष ने बड़ी आबादी और राज्य निर्माण को समर्थन दिया, यही मैं बोल रहा था। शहरीकरण, कृषि उत्पादन बढ़ने से कुछ बस्तियां बड़ी और अधिक जटिल होने लगी। साधारण बस्तियों से अधिक संगठित शहरी क्षेत्र विकसित हुए, जिसे और इसे द्वितीय शहरीकरण भी कहा गया। जब महाजनपद आया तो उसे द्वितीय शहरीकरण भी कहा गया। प्रथम शहरीकरण किसको कहा गया था? आपको याद होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलते हैं दूसरा कारण जो है, तीसरा कारण वो है केंद्रीकृत राजतंत्र का विकास हुआ। राजा शक्तिशाली हुए, संप्रभु शासक बने। अब संप्रभु का मतलब समझते हो, संप्रभुता की मतलब समझते हो, सॉवरेंटी। तो उसका मतलब ये होता है कि अब राजा जो था, अगर एक क्षेत्र राजा है तो वो सारा डिसीजन वो खुद लेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। वे कृषि अधिशेष से कर प्राप्त करते थे, टैक्स की बात हो रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और सैन्य संस्थाएं भी विकसित हुई। अब जो राजा थे वो कानून व्यवस्था बना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया था, तो उसके लिए प्रशासन की बात होने लगी और सैन्य संस्थाओं का विकास भी होने लगा। अब जानते हैं जनपद से महाजनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ था वह स्थान जहां जनजाति अपना पैर रखती थी। जन का पद, जनजातियों का जहां पैर रखा गया, ठीक है। जनपदों के बीच संसाधनों, क्षेत्र और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर संघर्ष होते थे। कुछ जनपदों ने विभिन्न जनों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करके अपना विस्तार किया और ऐसे ही शक्तिशाली और विस्तारित जनपद बाद में महाजनपद कहलाए। तो महाजनपदों के उदय के प्रमुख कारण में हम इन चीजों को पढ़ते हैं। पहला जनजातीय से प्रादेशिक शासन की ओर परिवर्तन, दूसरा कृषि का विस्तार, तीसरा शहरीकरण, चौथा केंद्रीकृत राजतंत्र का विकास और पांचवा जनपद से महाजनपद। अब हम पढ़ते हैं कि महाजनपदों का उद्भव किस तरीके से होता है। तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरते हैं। इनका विकास उत्तर वैदिक काल के छोटे जनपदों से हुआ, जो पीछे पढ़ा हमने। इनका विस्तार भारत गंगा के मैदानों और उत्तरी दक्कन तक था, दक्षिण तक नीचे, ठीक है। प्रमुख महाजनपदों में मगध, कौशल, कुरु और पांचाल शामिल थे। इन राज्यों में किलेबंदी या किलेबंद राजधानियां विकसित हुई, संगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनी, कृषि के आधार पर स्थायी सेनाएं विकसित हुई और इस काल में, मतलब महाजनपद काल में, व्यापार, शहरीकरण और लौह प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों का भी विकास हुआ और महाजनपदों ने आगे चलकर शक्तिशाली साम्राज्यों के निर्माण की नींव रखी और अंततः मौर्य काल में मगध का प्रभुत्व बढ़ा। अगर मेंस में कहीं भी या एकेडमिक्स क्वेश्चंस में या कहीं भी आपसे पूछता है महाजनपदों के उद्भव को बताएं, तो ये सारे पॉइंट लिख के आइएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला है जनपद और महाजनपद में अंतर। ये भी एक तरह से प्रश्न है, इसको समझिए कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो हम 3 भाग में बांटते हैं। आधार क्या था? जनपद का और फिर महाजनपद का। तो आधार स्वरूप की बात करें तो जनपद मतलब छोटी जनजातीय बस्तियां, महाजनपद मतलब बड़े क्षेत्रीय राज्य, क्योंकि जनपद मिलकर महाजनपद बने। आकार में जनपद छोटा था, महाजनपद विशाल था। शहरीकरण कम थी जनपद में, अधिक विकसित था महाजनपद। राजधानी सामान्य कोई बस्ती हुआ करती थी, यहाँ किलेबंद राजधानी हुआ करती थी, राजा बैठते थे, शासक करते थे। शासन साधारण सरदार करते थे, यहाँ शक्तिशाली राजा या गणतांत्रिक सभा थी, जैसे वज्र और वैशाली है ना। अब सेना सीमित स्थिति में थी, लेकिन यहाँ स्थायी सेना रखी जाने लगी। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि थी, अब कृषि, विकसित लौह तकनीक और संरचित कर व्यवस्था भी थी। लगभग 600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक जनजातीय क्षेत्रों से बड़े प्रादेशिक राज्यों की ओर परिवर्तन दिखाई देता है। इस तरह से हम जनपद से महाजनपद में आप बदलाव को देखते हैं, या बढ़ोतरी होती है उसको देखते हैं, या विकास को देखते हैं। आगे चलते हैं। अगला है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं ये थी। बड़े क्षेत्रीय राज्य थे, केंद्रीकृत प्रशासन था, शक्तिशाली राजतंत्र या गणराज्य था, नियमित कराधान टैक्स को सही किया गया, नियमित किया गया, अस्थायी सेनाएं रखने लगे, किलाबंद राजधानियां जो हमने पीछे पढ़ा है, समृद्ध व्यापार, विकसित शहरी क्षेत्र, केंद्र और विस्तारित राजनीतिक सत्ता। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो महाजनपदों में मुख्यतः 2 प्रकार की व्यवस्था थी, एक राजतंत्रीय, एक गणतंत्रीय, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता था, जहां राजा शासन करेंगे और वह वंशानुगत पद होगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वंशानुगत होगा, तो वो राजतंत्रीय हो गया। राजा के पास संप्रभु सत्ता होगी, उदाहरण जैसे मगध, कौशल, अवंती। गणराज्य या गणसंघ की बात करेंगे तो शासन सामूहिक रूप से किया जाता था, कुलीनों की परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सार्वजनिक बहस और सामूहिक मतदान के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे, जैसे वज्जी संघ और मल्ल संघ। वज्जी जैसे गणराज्यों में निर्वाचित कुलीनों की परिषदें शासन करती थी।
वजीर जैसे सघन राज्यों में निर्वाचित कुलीनों की सब परिषदें शासन करती थी। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र की व्यवस्था थी और गणराज्य की व्यवस्था भी थी। अब है महाजन पद का प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो गांव के बारे में पढ़ें तो प्रशासन की मूल इकाई गांव थी। बस्ती की मूल इकाई गांव या ग्राम थी। दो गांवों के मिल जाने पर संग्राम बनता था। संग हो गए दो ग्राम तो संग्राम हो गया। गामिनी या ग्रामिनी ये कहा जाता था किसको? तो गांव के मुखिया को गामिनी या ग्रामीणी कहा जाता था। दो में से कोई भी शब्द आए आप समझ जाइएगा, इसकी बात हो रही है। ग्राम भोजक और ग्रामिक भी कहा जाता था। तो ग्रामिनी, ग्राम भोजक और ग्रामिक ये सारे एक ही हैं गांव के मुखिया। उन्हें कभी कभी हाथी और घोड़े के प्रशिक्षक के रूप में, सैनिक के रूप में, मंच प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है। कर व्यवस्था की बात करें अगर, तो महाजन पदों में सब प्रशासन को चलाने के लिए सुव्यवस्थित कर व्यवस्था थी। राजतंत्रीय प्रशासन की बात करें तो राजा के साथ मंत्री परिषद होती थी, जो 3 भाग में बटे थे। प्रशासन को भाग बांटते थे, वित्त में, राष्ट्र रक्षा में और न्याय में। ठीक है। पैसे का देखरेख, राज्य की रक्षा और न्यायिक व्यवस्था। गणराज्य प्रशासन की अगर बात करें, ये राजतंत्रीय प्रशासन था। अब गणराज्य प्रशासन तो शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र पर आधारित थी। राजा का चुनाव बड़ी परिषदों या सभाओं की सहायता से होता था। इनमें कुल प्रमुख कुलों और परिवारों के मुखिया शामिल होते थे। आगे है महाजन पद कालीन समाज। देखिए दोस्तों, महाजन पद जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये 2-2, 3-3 घंटे का वीडियोस बनता है, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि छोटा ही रखूं। फिर भी इतना छोटा नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये वीडियो 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का बने। तो आपको पेशेंस रखना है, पीसीएस निकालना है ना, तो रखना है। तो महाजन पद कालीन समाज की बात अगर करें तो समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग में, व्यापारी वर्ग में, किसान में, मजदूर में। यहाँ से प्री और मेंस के प्रश्न आराम से बन सकते हैं। जातीय व्यवस्था अभी अपने प्रारंभिक चरण में थी। यह व्यवस्था पूरी तरह स्थापित भी नहीं हुई थी। क्षत्रिय और कस्सक जैसे सामान्य किसान शूद्र जाति से संबंधित थे। दास प्रथा प्रचलित व्यापक रूप से थी। दासों से विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम कराए जाते थे। विवाह संबंधों का प्रयोग राजनीतिक गठबंधनों के लिए किया जाता था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होने पर वैवाहिक गठबंधन भी गौण रहते थे। मतलब शादी कर भी ली फिर भी लड़ाई हो जाएगी। महाजन पद कालीन अर्थव्यवस्था की बात अगर करें तो कृषि की बात सबसे पहले कृषि है, व्यापार है, मुद्रा है। तो कृषि की बात करें तो कृषि मुख्य व्यवसाय था और राज्य मुख्य रूप से कृषि प्रधान ही थे। व्यापार की बात करें तो विकसित व्यापार मार्गों के कारण व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ था। मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य में सिक्कों का प्रयोग होता था। सिक्के चांदी या तांबे के होते थे। ध्यान रखिएगा, महाजन पद के सिक्के चांदी या तांबे के होते थे। सोना मत लिख दीजिएगा वहां पर, या सोना ऑप्शन में काट दीजिएगा। इन पर प्रतीक और शिलालेख पाए जाते थे। इन्हें पंच चिन्हित सिक्के, पंच मार्क भी बोलते हैं, कहा जाता था। मुद्रा के नाम क्या थे? कहपना, निक्खा या निस्क, है ना, काकनिका, कंस, पद और मसाका, ये सब मुद्रा के नाम थे। अब महाजन पदकालीन धर्म की बात करते हैं। इस काल में धार्मिक विविधताएं थी। लोग विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे। कोई महाजन पद हिंदू था, कोई बौद्ध था, कोई जैन था। अन्य विधर्मी संप्रदाय भी हैं, आजीविका और अजना, साथ में चारवाक। तो इसको विधर्मी बोलना सही नहीं होगा, ये थोड़े अलग तरह के संप्रदाय थे। तो इसको ऐसे बोलिए कि अन्य संप्रदाय भी थे। विधर्मी शब्द यूज मत कीजिएगा आप लिखते समय। आजीवक संप्रदाय है, अजना संप्रदाय है, चारवाक संप्रदाय है। राजा विभिन्न धर्मों के संरक्षण देते थे। जितने धर्म सबको संरक्षण देते थे राजा, मतलब राजा धर्म सहिष्णु थे, धर्म निरपेक्ष राज्य था। धार्मिक नेताओं का जनता पर काफी प्रभाव था, आज भी है। महाजन पदकालीन सैन्य व्यवस्था की बात करें तो राज्यों के पास सुव्यवस्थित सैन्य बल थे। सेना में शामिल था पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध का रथ और हाथी। राजाओं के पास वफादार सेनाएं थी। लगातार युद्धों के कारण राज्यों में निरंतर संघर्ष होता रहता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान प्रयुक्त सैन्य तकनीकों जैसे चक्रव्यूह का वर्णन भी महाजन पदकालीन क्षेत्रों में मिलता है, वर्णन इसका। कला और वास्तुकला की बात करते हैं। महाजन पद काल में कला और वास्तुकला की विशिष्ट शैली विकसित हुई। मंदिर, स्तूप और महल जैसी संरचनाएं बनाई गई। कला में जटिल नक्काशी का प्रयोग किया गया। मूर्तियां ही मेन थी, प्रमुख थी। जटिल नक्काशी और मूर्तियां, ये दोनों प्रमुख थी कला में। इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रभाव भी दिखाई देता है। आगे है महाजन पदकालीन व्यापार। व्यापार जो थे वो प्रमुख व्यापारिक मार्ग से होते थे, जो 2 प्रकार के थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इन मार्गों ने उपमहाद्वीप, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं, के विभिन्न भागों को जोड़ा। इनके माध्यम से वस्तुओं, विचारों, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? ताम्रलिप्त,
या ताम्रलिप्ता, जिसको तामलुक भी कहते हैं, भरूच और सोपारा, ये समुद्री व्यापार के प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र थे और विभिन्न राज्यों तथा दूर दराज के देशों संपर्क और उनके बीच व्यापार में मदद करते थे। आगे है महाजनपदों का ऐतिहासिक महत्व। प्रादेशिक राज्यों का उदय होता है। बड़े प्रादेशिक राज्यों का विकास हुआ। इन राज्यों में सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, कहीं पर राजतंत्र का शासन था, कहीं पर गणतंत्र था। द्वितीय शहरीकरण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में दूसरा शहरीकरण कब हुआ? महाजनपद के टाइम में हुआ, मौर्य काल में हुआ। कई राजधानियां व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति के केंद्र बनी, आज भी बनी हुई हैं। राजनीतिक गठबंधन की बात करें तो राज्यों के बीच राजनीतिक गठबंधन बनाए गए। उनके उद्देश्य क्या थे? पारस्परिक लाभ और बाहरी खतरों का सामना करना। और व्यापार और वाणिज्य के विकास की बात करें ऐतिहासिक महत्व में, तो हम देखते हैं कि बड़े राज्यों के उदय से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, नए व्यापार के मार्ग बने और सड़कों और पुलों के निर्माण से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान आसान हो गया। उत्तरकालीन भारतीय इतिहास पर महाजनपद का प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, तो पहले देखते हैं कला और वास्तुकला क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो स्तूप जैसे प्रारंभिक वास्तुशिल्पीय रूप विकसित हुए, इनका प्रभाव बाद की वास्तुकला पर भी पड़ा। और सांची जैसे स्थलों पर बने, अभी भी सांची का स्तूप है सबसे बड़ा स्तूप भारत का, सांची जैसे स्थलों पर बने भव्य स्तूपों को इन डिजाइन सिद्धांतों से जोड़ा गया। वास्तुशैली, प्रतिमा विज्ञान और मतलब मूर्ति बनाने का विज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाएं आगे भी विकसित होती रही। साहित्य की अगर बात करें तो प्रारंभिक साहित्यिक विद्याओं का विकास हुआ। इससे भारत के समृद्ध साहित्यिक इतिहास की नींव पड़ी और बौद्ध परंपरा की जातक कथाएं, जिसमें अलग अलग कहानियां हैं, है ना, बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित नैतिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करने वाली भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा बनी। धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। इनकी उत्पत्ति इसी काल में हुई। आगे चलकर ये विश्व धर्मों के रूप में विकसित हुए। बौद्ध त्रिपिटक और जैन आगम, है ना, ने धार्मिक सिद्धांतों और प्रथाओं को आकार दिया। देखिए बौद्ध और जैन के लिए मैंने अलग से ही वीडियो बना रखा है, वो भी मैं इसमें आपको अटैच कर दूंगा इस वाले सेक्शन में भी। ठीक है, आइए 16 महाजनपदों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अवंती को जानते हैं। आधुनिक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से इसकी पहचान की जाती है। विंध्य पर्वत श्रेणी ने अवंती को दो भागों में बांटा, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, आधुनिक में माहेश्वर कहलाता है। दोनों राजधानियां व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये उत्तर भारत को दक्कन पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी और प्राचीन काल में यहाँ है वंश का शासन था। प्रद्योत यहाँ का प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। असमक या अस्सक महाजनपद की बात करते हैं। असमक की स्थिति के बारे में स्रोतों में अलग अलग विवरण मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय जी का बृहत संहिता और कई यूनानी स्रोत इसे उत्तर पश्चिमी भारत में बताते हैं असमक को। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। इसे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद बताया जाता है। राजधानी पोटन या पाटन, जिसकी पहचान आधुनिक बोधन के से की जाती है। यहाँ के राजा थे इक्ष्वाकु वंश के राजा। ऐसे कहते हैं कि श्री रामचंद्र भी प्रभु भी इक्ष्वाकु वंश के ही थे। असमक और अवंती के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। असमक और अवंती आपस में लड़ते रहते थे और अंत में क्या हुआ, असमक अवंती के अधीन हो गया। ये इसमें विलय हो गया इसका। अवंती मतलब ज्यादा शक्तिशाली था। अंग की बात करते हैं। अब बिहार के भागलपुर की बात करते हैं। मगध के पूर्व में स्थित था अंग। वर्तमान मुंगेर और भागलपुर के आसपास का क्षेत्र था। चंपा नदी, आधुनिक चंदन नदी, ने अंग को मगध से अलग किया था। राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा को ही अभी भागलपुर कहते हैं। चंपा का पुराना नाम मालिनी था, मतलब मालिनी, फिर चंपा, फिर भागलपुर। चंपा उस समय भारत के प्रसिद्ध नगरों में से एक था। अंग का मगध के साथ लगातार संघर्ष होता था। अंततः मगध ने अंग को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण अंग देश का ही राजा था। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने चंपा की निर्माण योजना बनाई थी और बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। अंग को मगध साम्राज्य में इसी ने मिला लिया था। इसके बाद अजातशत्रु को अंग का उपराजा बनाया गया था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। ये हर्यक वंश की बात हो रही है। जब मगध आप डिटेल से पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा वीडियो में, तो आपको हर्यक वंश पढ़ाएंगे। कंबोज की बात करते हैं। गांधार कश्मीर के उत्तर में स्थित था कंबोज। आधुनिक पामीर के पठार का क्षेत्र इससे संबंधित बताया गया है। इसमें राजौरी और हजरा क्षेत्र आते थे। राजधानी हाटक या राजापुर। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत से बाहर स्थित है। प्रमुख शासक थे चंद्रवर्धन और सुदक्षिणा। ठीक है,
देखिए हिंदी में ये टाइप करते समय या कुछ कुछ भी जैसे भी मैं बना रहा हूँ उसमें अगर सुदाक्षणा है या यहाँ पर कुछ इस तरह का शब्द में अशुद्धि है तो उसको प्लीज आप एक बार सुधार लीजिएगा। वैसे मैं कुछ करूंगा कि मैं शुद्ध ही लिखूं और 99% तो सही ही मिलेगा आपको। चेदी महाजनपद की बात करते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में से संबंधित है। राजधानी शक्तिमती या सुक्तिमती, इससे सेट्टिवती नगर के नाम से भी जाना जाता है। चेदी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिसके राजा थे शिशुपाल। शिशुपाल वध किया था भगवान श्री कृष्ण से। ने एक कहानी है कि ये भांजे माने जाते थे भगवान कृष्ण का। इनको भगवान कृष्ण होता कि ये तुम बहुत ही ज्यादा उदंड थे, तो जब तक तुम्हें 100 गलती नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और इसने 100 गलतियां करी। ठीक है, तो इसका वध किया भगवान श्री कृष्ण से। महाभारत का वर्णन है। काशी की बात करते हैं। आ गया भोला बाबा की नगरी। काशी राज्य जो है वो महाजनपद जो है वो उत्तर में, इसके उत्तर में वरुणा नदी थी और दक्षिण में असी नदी थी, तो दोनों मिला के वाराणसी हो गया। राजधानी बनारस या वाराणसी। वाराणसी का नाम अरुणा और असी नदियों के नाम से जुड़ा है। समझ में आ गया आपको। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी का संघर्ष कौशल मगध अंग से होता रहता था। गुत्तिर जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन में विस्तृत थी। इसे भारतवर्ष की प्रमुख नगरी बताया गया है और अंततः काशी को कौशल में मिला लिया गया। कुरु की बात करते हैं। अब आ जाएगा आपका दिल्ली। परंपरा के अनुसार कुरु पर युधिष्ठिर के परिवार का शासन था। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ भाग इसमें शामिल थे। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में यहाँ के राजा को सुतसोम, कौरव, धनंजय बताए गए हैं। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे और मनुष्योचित व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली है दिल वालों की। दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। बुद्ध के समय तक कुरु एक छोटा राज्य रह गया था और आगे चलकर यह गण संघ बन गया। ठीक है, अगला है कौशल या कौशल। अयोध्या की बात करते हैं, श्री रामचंद्र की बात करते हैं। यह एक शक्तिशाली राज्य था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच के क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसकी प्राकृतिक सीमाएं जो थी वो पूर्व में गंडक या सदानीरा नदी, गंडक को सदानीरा क्यों बोलते हैं, सदा नीर रहता है, हमेशा इसमें पानी रहता है। पश्चिम में गोमती नदी, दक्षिण में साई या सर्पिका नदी, सर्पीली आकार की है, और उत्तर में हिमालय की तराई। ये प्राकृतिक सीमाएं थी कौशल। ठीक है, जिसका जो अयोध्या वाला क्षेत्र भी, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच, ये सब मिला के था कौशल प्रदेश। सरयू नदी ने कौशल को 2 भागों में बांटा, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी हो गई अयोध्या, दूसरी राजधानी हो गई श्रावस्ती। पहचान आधुनिक सहेत महित। ठीक है, दक्षिणी कौशल की राजधानियां कुशावती थी या कुशवती और सिरपुर या श्रीपुर। कौशल के राजा कंस को पाली ग्रंथों में बारान सिग्गहो कहा गया है। इतना डीप ढूंढे क्वेश्चन पूछेगा नहीं घुस के, फिर भी आप ध्यान रखना। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था और कौशल का सबसे प्रतापी राजा हुआ प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की कहानी आप पढ़ोगे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम वाले में। ठीक है, और अंगुलीमाल डाकू वाले में। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। देखिए नीचे आ गया। आगे है आपका गांधार। इसमें शामिल क्षेत्र था पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र, अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग। जो गांधार मतलब गांधारी यहीं से थी और शकुनी यहीं से थे। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला ज्ञान का प्रमुख केंद्र थी, यहीं से चाणक्य थे। व्यापार का प्रमुख केंद्र भी तक्षशिला थी। यहाँ भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन है। तक्षशिला अफगानिस्तान मध्य एशिया जाने वाले स्थल मार्गों पर स्थित थी। सिंधु नदी के माध्यम से यह अरब सागर के समुद्री मार्गों से भी जुड़ी थी। महाकाव्यों के अनुसार यहाँ जन्मेजय ने नाग यज्ञ कराया था। ये जन्मेजय का नाम कैसे आता है, अभिमन्यु का वंशज था परीक्षित जन्मेजय। जब नाग ने शायद इनके पिताजी को डस लिया था तो इसने नाग यज्ञ कराया और कहते हैं कि पूरे विश्व के नाग और सर्प आके उसमें भस्म होने लगे और तब अपने आप को बचाने के लिए तक्षक नाग है वो शायद शिव जी की शरण में गए थे, ऐसा कुछ कहानी है ना। तो जन्मेजय जो था उसने नाग यज्ञ कराया था, आप इतना जानिए। बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोतों में तक्षशिला का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक उत्खनन में 3 प्रमुख बस्तियों को क्या उल्लेख मिला है, भीर, सिरकप और सिरसुख। भीर का टीला तक्षशिला का सबसे प्राचीन बस्ती था। यहाँ 6वीं और 5वीं शताब्दी पूर्व से 2री शताब्दी पूर्व तक के अवशेष मिले हैं। गांधार को आधुनिक कंदहार से अलग समझना चाहिए। कंदहार इस क्षेत्र के दक्षिण में था और गांधार अलग था। पुक्कुसती पुष्कर सिंह 6वीं या 6वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक था। यहाँ पे उसने अवंती को पराजित किया था।
तक्षशिला की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में की थी। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक थे। उन्हें कई ऐतिहासिक स्थलों की खोज का भी श्रेय दिया था। किसको? कनिंघम जी को, जिसमें सुगन, अहिच्छत्र, संगल, विराट, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा आदि शामिल थे। ये कंटेंट हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ये आपको यहीं पर मिलेगा। वृज्जी संघ या वृज्जी या वज्जी संघ, ठीक है। वज्जी का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का संघ था। कुछ स्रोतों में 9 राज्यों का भी उल्लेख है, लेकिन आपको 8 याद रखना है। इन राज्यों को अट्टकुलिक कहा जाता था। स्थिति थी गंगा के उत्तर में, नेपाल की तराई में। प्रमुख कुल थे वज्जी, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, और अन्य कुलों में उम्र, भोग, कौरव और एच्छवक आदि थे। ज्ञात्रिक की राजधानी नादिका थी। भगवान महावीर इसी कुल से थे, ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है। वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था। लिच्छवी फिर पूरे वज्जी संघ को शासित करते थे। लिच्छवी क्षत्रिय थे। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली की पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी किनारे स्थित बसाढ़ से की जाती है। विदेह की राजधानी थी मिथिला। मिथिला की पहचान वर्तमान नेपाल के जनकपुर से कहते थे। मिथिला की ही थी मिथिला नंदिनी, मतलब जनक नंदिनी सीता माँ। गंगा नदी ने वज्जी और मगध के बीच सीमा निर्धारित की। वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे, क्योंकि 8 राज्यों का संघ था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म स्थान था। पुराणों में से विशल नामक शासक का नगर बताया गया है, इसी कारण इसका नाम वैशाली पड़ा। विशल का गढ़ कहे जाने वाले पुरातात्विक टीले के से पुराने दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। यहां से मिले एक तालाब को लिच्छवियों ने राज्याभिषेक से जुड़े प्रसिद्ध तालाब के रूप में माना था। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। अब है आपका मगध का शासक अजातशत्रु ने मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर ली थी। महावस्तु के अनुसार महावस्तु बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध 11 लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। वज्जी जनसंघ के शासक चेतक त्रिशला के जो भाई थे। महावीर की माता थी त्रिशला, और मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी चेल्लना के पिता थे। जो महावीर की माता थी त्रिशला और मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी चेल्लना, है ना, इसके पिता थे चेतक, जो कि त्रिशला के भाई थे, ठीक है। त्रिशला कौन थी? महावीर की माता थी, और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, ठीक है। वत्स की बात करते हैं, वत्स का या वंश का। वत्स है मेन जनपद, क्षेत्र है वर्तमान का प्रयाग या इलाहाबाद या प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र था। वत्स अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, और यहाँ पर बुद्ध के समय पौरव वंश का शासन था। राजा जो प्रसिद्ध उसका नाम उदयन था। ये उदयन हर्यक वंश वाला नहीं है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, ये अलग है। उदयन ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को बंदी बनाया था। पुराणों के अनुसार राजा नीचक्षु ने यमुना नदी के किनारे अपने राज्य वंश की स्थापना करी थी, वत्स वंश की, और यह स्थापना हस्तिनापुर के पतन के बाद हुई थी। पांचाल की बात करते हैं। पांचाल महाजनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, जिसमें रुहेलखंड भी शामिल था, उसको पांचाल कहते हैं। 2 भागों में बांटा था, गंगा नदी ने बांटा था, उत्तरी और दक्षिणी पांचाल। उत्तर वाले की राजधानी अहिच्छत्र, जो कि बरेली से रामनगर से पहचान है इसकी, और दक्षिण की कामपिल्य और फर्रुखाबाद जिले के कामपिल्य से पहचान है। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था, और प्रसिद्ध शासक थे चुलानी ब्रह्मदत्त। अब आता है मत्स्य महाजनपद या मत्स्य महाजनपद। मत्स्य हर जगह लिख के आएगा आपको। वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर के क्षेत्र शामिल थे। राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर की पहचान आधुनिक वैराट से की गई है। इसका नाम राज्य के संस्थापक या राजा विराट के नाम पर पड़ा, और माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण दी थी। विराट राजा जो थे वो पांडवों के साथ लड़े थे महाभारत के युद्ध में, ठीक है। मल्ल की बात करते हैं तो मल्ल 9 कुलों का गण संघ था। जैसे वज्जी 8 कुलों का है, 9 कुलों का था, उससे मल्ल भी था। क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के में वर्तमान देवरिया, गोरखपुर के आसपास। मल्ल की 2 शाखाएं थी। पहली शाखा थी राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर या कसिया, राजधानी में बोलते हैं। दूसरी शाखा थी वो पावा या पावापुरी और आधुनिक फाजिल नगर। और राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो प्रारंभ में मल्ल राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र में बदल गया। और कुश जातक कथा है, उसमें कुछ जातक में गोकाक को यहाँ का प्रसिद्ध राजा बताया गया है। सूरसेन की बात करते हैं। सूरसेन ये वाला हर जगह नाम आपको मिलेगा, ये कहीं कहीं मिलेगा।
स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजधानी आज का मथुरा। मथुरा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के प्रमुख नगरों में था। महाभारत और पुराणों में से यादव वंशों से जोड़ा गया है। यादवों में ही एक कबीला था, कुल था वृष्णि, और कृष्ण जो थे वो वृष्णि कबीले में पैदा हुए थे, ऐसा माना जाता है। मथुरा गंगा के उपजाऊ मैदानों के द्वार पर स्थित था, जबकि अभी वहां पर यमुना बहती है। उत्तरापथ का प्रमुख केंद्र था। उत्तरापथ यहां से दक्षिण की ओर मालवा पश्चिमी तट की दिशा में जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था और अवंती पुत्र बुद्ध का शिष्य भी था। उसके प्रयासों से इस राज्य में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा गया। कृष्ण को यदुवंशी कहते थे। ठीक है, वैसे मथुरा का राजा कंस था। ठीक है, मगध की बात करते हैं। मगध सबसे प्रतिभाशाली, सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली भारत का प्रथम साम्राज्य, वर्तमान दक्षिण बिहार के पटना गया जिलों में स्थित था। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ। धीरे धीरे अन्य राज्यों को अपने में मिलाकर भारत का प्रथम साम्राज्य बना। मगध का पहला स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कीकट जाति और उसके राजा परम अंगद की चर्चा जरूर मिलती है, जिन्हें संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित माना गया है। मगध की जानकारी महाभारत पुराण से भी मिलती है, महाभारत से। शतपथ ब्राह्मण में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। भौगोलिक लाभ जो है वो गंगा नदी घाटी होने के कारण ये क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था। प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, वर्तमान में राजगीर कहलाता है। ये चारों ओर पहाड़ों से घिरा होने का इसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। सामरिक दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित, क्योंकि चारों तरफ तो पहाड़ है, लोग आएंगे कैसे लड़ने के लिए। राजगीर का ऐतिहासिक महत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन और नवीन राजगीर की बात करें तो यहाँ दो नगरों की पहचाना गया है, प्राचीन और नवीन राजगीर। प्राचीन राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित था। उसके चारों ओर दोहरी पत्थर की सुरक्षा दीवारें थी। ये दीवारें बिंबिसार द्वारा बनवाई गई थी, हर्यक वंश का प्रतापी राजा, पहला शासक मगध का। नवीन राजगीर भी पत्थर की दीवारों से घिरा था। इसे प्राचीन राजगीर के उत्तर में बसाया गया था। इसकी जो सुरक्षा दीवारें हैं वो लगभग 20 से 25 मील के क्षेत्र में फैली थी और ये संभवतः अजातशत्रु ने बनाया था, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। बाद में वैशाली और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी। उदयन ने पाटलिपुत्र स्थापना करी और राजधानी बनाया मगध की। मगध के उदय की बात करते हैं तो मगध ने विभिन्न भौगोलिक और राजनीतिक कारणों में से सबसे प्रभावशाली महाजनपद के रूप में अपनी स्थिति बनाई। प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो पहले भी कर चुके हैं। मगध प्राकृतिक रूप से उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा नदियों से घिरा था। इन प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षा मजबूत हुई। चारों तरफ नदी है, चारों तरफ पहाड़ है राजधानी के। परिवहन आसान हुआ और जल की उपलब्धता बनी रही। कृषि भूमि का उर्वरता बढ़ता रहा। अगर रणनीतिक राजधानियों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राजगिरी गिरिव्रज की। तो मगध की पहली राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, इसलिए इसे अभेद्य माना गया। यह प्राचीन भारत में किलेबंद राजधानी शहर का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है, ऐसा माना जाता है। पाटलिपुत्र की बात करें जो बाद में मगध की राजधानी बना, तो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित था और इससे यह जल दुर्ग या जल किला बन गया। रणनीतिक स्थिति ने राजधानी को भी सुरक्षा दी और नदी ने व्यापार पर नियंत्रण में सहायता की। अब मगध के प्राकृतिक संसाधन देखिए, मगध क्यों सबसे शक्तिशाली हुआ उसके मैं कारण गिना रहा हूं आपको। नदियां जल आपूर्ति, परिवहन, कृषि भूमि की उर्वरता में महत्वपूर्ण थी। जंगल, घर के लिए लकड़ी बनाने, गाड़ी और रथ के लिए लकड़ी चाहिए। सेना और हाथियों को प्रशिक्षित करने के संसाधन पर खाते थे। जंगल लौ अयस्क बहुत था। क्षेत्र में लौ अयस्क की खानों की मौजूदगी थी, इससे मजबूत औजार और हथियार बनाए जा सकते थे। पर्याप्त वर्षा और नदी जल था। भूमि की उर्वरता बनी रही। कृषि उत्पादन पर में अधिशेष प्राप्त हुआ। ज्यादा जितना खर्चा होता था खाने में, उससे ज्यादा होते थे, इसलिए समृद्ध होता गया। मगध के आर्थिक कारण, मगध का गंगा घाटी के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण था। इसका नियंत्रण बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्गों तक भी था। समृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि होती है और इससे कृषि, खनन, नगर निर्माण, सेना का विस्तार जैसी गतिविधियां बढ़ती हैं। मगध लगभग वत्स और अंग के बीच में स्थित था। इससे दोनों महाजनपदों के साथ व्यापार और वाणिज्य में सुविधा इसको हुई। अगर हम मगध के महत्वाकांक्षी शासकों की बात करें तो 2 ही आएगा, हर एक वंश का दोनों, बिंबिसार और अजातशत्रु, बाद में भी आएंगे, लेकिन अभी आप 2 पढ़ो। अन्य जनपदों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया बिंबिसार ने। उसके लिए उसने वैवाहिक गठबंधन भी किए। प्रत्यक्ष विजय दोनों का प्रयोग किया। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, वे और अधिक महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने प्रत्यक्ष तरीकों के साथ छल और कपट का प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीता। यहाँ पर एक कहानी में बताऊं आपको, मैंने और भी वीडियोस में बताई है। जो बिंबिसार थे वो प्रसेनजित जो था राजा, उसकी बहन से इसकी शादी हुई थी। तो इसने काशी को दहेज के रूप में दिया था। और काशी से ऐसे कहते हैं, उस समय करसापन एक मुद्रा का नाम था। 1 लाख करसापन
हर वर्ष आता था बिंबिसार को टैक्स के रूप में, और उससे जो स्थिति मगध की वो बढ़ती जा रही थी। बाद में क्या होता है कि अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार की हत्या कर देता है। इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसका बेटा फिर उदयन आएगा, उसने भी अजातशत्रु को मार के ही गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु कोई भी लड़ाई हारा नहीं था, कोई भी युद्ध हारा, इसलिए इसका नाम अजातशत्रु था। ऐसे भी तो अजातशत्रु क्या करता है कि वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है, गद्दी पर बैठता है, और अब उसे चाहिए था काशी, क्योंकि प्रसेनजीत ने कहा कि तुमने तो मेरे दामाद को ही मार दिया, मनोई को ही, तो उसने काशी वापस ले लिया और वो टैक्स वैक्स देना बंद कर दिया। तो अजातशत्रु ने क्या किया कि उस पर आक्रमण कर दिया और उसको हराने के कगार पे ले आया। तो जब वो संधि होती है तो बोलता है ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप दहेज देना है ना, आपको दहेज के रूप में ही देना है, तो आप अपनी बेटी, मतलब उसकी जो पत्नी बेटी थी प्रसेनजीत की, ऐसा कहानी है, वैसा शायद हुआ भी है, और उससे मेरी शादी कर दो और फिर दहेज में मुझे काशी दे दो। तो इस तरह से अजातशत्रु जो है छल कपट की का भी प्रयोग करता था, और वो बिंबिसार से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। तो अब इस कहानी को याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग है। अब हम देखते हैं कि महाजनपदों से में पीवाईक्यूज किस तरह के आते हैं। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस या किन बौद्ध या जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो वो है आपका अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। दीघ निकाय से नहीं होता है। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों का पर विचार कीजिए। कौन से युग में सही सुमेलित है? तो 2 युग में सही सुमेलित है। पहला सही है, असमक जो है वो दक्षिण भारत के में गोदावरी घाटी में स्थित था, इसलिए यह सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि कंबोज है बिपाशा नदी नहीं, कंबोज के क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम कंबोज गंधार के पास था, ना कि ब्यास या बिपाशा नदी के पास था। अवंती वाला भी गलत है, ये मालवा क्षेत्र में थी, महानदी के पास नहीं थी, यहाँ महानदी लिखा हुआ है। और कौशल सही है, क्योंकि सरयू नदी भी बहती है अयोध्या में। कौशल महाजन का जो प्रमुख नगर है वो अयोध्या श्रावस्ती सरयू नदी के तट पर था। ठीक है, तो 2 सही है और 2 गलत है। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन सही है? तो वज्जी और मल्ल जैसे महाजनपद राजतंत्रात्मक, ये दोनों गणतंत्र थे, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्रारंभिक काल में मगध अन्य सभी महाजनपदों की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली का समृद्ध राज्य था, तो ये भी गलत है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध तुरंत शक्तिशाली नहीं था। वो धीरे धीरे उसने कौशल वत्स अवंती से प्रभावशाली तो था, धीरे धीरे उसने जीता बिंबिसार अजातशत्रु ने, फिर वो मिला। तो ये जो है आपका प्रारंभिक काल में ही था, ये गलत है ना, धीरे धीरे वो हुआ। तो ना 1 सही है ना 2 सही है। इसमें मुझे ये था शक्तिशाली तो मार दिया टक टिक टक से, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है पूरे स्टेटमेंट को। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक काल में ही शक्तिशाली था सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हुआ, जब बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने अलग अलग राज्यों को जीतकर, जनपदों को, महाजनपदों को जीत के उसमें मिलाया। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट में दोनों गलत है। अब चौथा प्रश्न है कि आपको जो है राजधानी को मैच कराना है। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ठीक है। अंग की कहाँ थी? चंपा, भागलपुर बताया मैंने। मत्स्य की कौन सी थी? विराटनगर। और सूरसेन की मथुरा। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये बात। मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे देख लीजिए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जनजातीय समाजों में से संगठित क्षेत्रीय राज्यों महाजनपदों के संक्रमण के लिए उत्तरदायी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मैंने सारे कारकों को समझाया है डिटेल से। 250 क्या 500 शब्दों में लिख सकते हो। 6ठी शताब्दी मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के महाजनपदों में मगध का उत्थान आकस्मिक घटना नहीं थी। क्यों, कैसे कैसे घटित हुई, क्यों ये उत्थान इसका ज्यादा हुआ, आर्थिक कैसे, सामरिक कैसे, वो सब मैंने समझाया हुआ है, आराम से लिखिए। 250 नहीं 500 में लिखिए। प्रारंभिक भारतीय कर प्रणाली, अर्ली स्टेट सिस्टम के विकास में राजतंत्र, महाजनपदों, गणतांत्रिक संघों के प्रशासनिक और राजनीतिक रूप के स्वरूप की तुलना करें, यही समझाया हुआ, ये भी लिखिए आराम से। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि विदेशी आक्रमणकारियों ने किस प्रकार, मतलब इसमें हम हखमनी जो ईरानी था वो यूनानी और ईरानी को समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो बना है 38 मिनट का, मुझे लगा 1 घंटे का बनेगा। थोड़ा मैंने कोशिश करा है तेज बोलने का, तो आप थोड़ा साथ दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपके लिए कोई भी एक चैप्टर 2-2 घंटे का ना हो जाए। ठीक है, वो मैराथन नहीं करना मुझे। एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, एक चैप्टर पढ़िए, आधे घंटे का है। अब मैंने एक बार पढ़ाया आपको, अब 1 बार 2 बार 3 बार सुनेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिए सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर यहाँ से कोई प्रश्न आएगा अच्छा जाएगा। अब है कि बीपीएससी पाठशाला भी चौहान जो है वो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा चुका है, एंशिएंट पढ़ा रहा है, मेडिवल पढ़ाएगा। उससे पहले बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट कर लिया है बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, है ना।
तो मैं जब स्टार्ट किया था बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, तो मेरा था ये मिशन कि मैं बीपीएससी को ही पूरी तरह से फोकस करूं, और मैं कर भी रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं जीएस पढ़ा रहा हूं तो मैं इतना डीप में आपको पढ़ा दूं कि बीपीएससी नहीं, अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी कहीं से प्रश्न आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस जीएस वाले पोर्शन से, जबकि मैं तो लगभग सारा सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको, तो आपसे कभी प्रश्न ना छूटे। तो आप एक ही जगह पर रेडी हो जाइए प्री मेंस और पूरे कंटेंट के साथ एक साथ, ठीक है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि बीपीएससी पाठशाला विद चौहान आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से फैमिली से शेयर कीजिए। आप ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो मुझे इससे खुशी होगी, मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा आगे जाके, अभी तो नहीं, आगे। मैं जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। अभी आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट है, बिहार का लास्ट 1 ईयर का पीआईबी, जो पटना पीआईबी है लोकल, उससे जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपका कंप्लीटेड है। आपका बिहार का मॉडर्न इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है। अब इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और हखमनी मतलब ईरानी और यूनानी आक्रमण को पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।